मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी का। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। मेरा नाम हिमिका है और हाल ही में मेरा चयन यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स के पद पर रैंक 180 के साथ हुआ है। ये मेरा जो प्रयास था, ये तीसरा प्रयास था पीसीएस की परीक्षा में, लेकिन मेरा ये पहला प्रीलिम्स था जो मैं पास आउट की, और इसके बाद ये मेरा फर्स्ट ही मेंस था। तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जो मेरी क्या क्या रणनीति रही कि मैं जो मेंस है वो 1 टाइम में पास आउट में कर गई और सेलेक्ट हुई है एक अच्छे पद पे। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो एक प्लस पॉइंट रहा वो ये रहा कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं यूपीपीसीएस 2018 बैच में सीटीओ के पद पे। तो मुझे एक उनकी तरफ से एक मदद ये मिल गई थी कि मेरे से जो मेंस की है वो मिस्टेक्स नहीं हुई थी। ऑल्दो 18 के बाद वो भी अभी प्रिपरेशन में है, तो वो लगातार मेंस दे रहे थे और ऑलरेडी सिलेक्टेड होने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैं उनको देख रही थी एक लंबे समय से कि वो कुछ मिस्टेक्स उनकी हो रही थी मेंस में, तो उनकी गलतियों से सीख के वो चीज़ मैंने अपने मेंस में रिपीट नहीं करी। तो एक पहला स्टेप, तो अगर आप प्रीलिम्स पास आउट कर गए हैं तो मेंस में आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स या आपके घर में या जो भी कोई लोग हो, उनको आप एक बार देखें कि वो क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। और इसके बाद जो हमें शुरुआत करनी है तो वो सबसे पहले यही है, जो फर्स्ट टाइमर मेंस लिखने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि पहले जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लें, मेंस के सिलेबस को। प्रीलिम्स के मुकाबले मेंस मुझे तो थोड़ा आसान लगा। आसान इसीलिए लगा क्योंकि ये एक लिमिटेड इसका दायरा है और आप इसमें अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कि प्रीलिम्स में तो क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, वो भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। वो आपके जो 4 ऑप्शंस रहेंगे आपको उन्हीं में से चूज करना है। मेंस में आपके पास पूरा पेज होता है, आप जिसमें लिख सकते हैं, अपनी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं अगर आपने कुछ भी लिखा है तो सबसे पहले जो इसका सिलेबस है मेंस का, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, उसको कंठस्थ कर लें और उसको भी आप लिख के अपनी राइटिंग में लिखें, अपने हाथों से लिखें, हैंड रिटन फॉर्म में आप अपनी वॉल पे उसको पेस्ट कर लें। जब भी आपको मेंस का जो भी सिलेबस पढ़ेंगे, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक बार वो सिलेबस पे निगाह जरूर डालें कि मेरे उस सब्जेक्ट में सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। आयोग उसी सिलेबस में से ही घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछता है, वो कुछ अलग से नहीं पूछता है मेंस में, जो सबसे अच्छी बात है कि एक लिमिटेड दायरा है, उसी बीच में आपको तैयारी करनी है। तो और इसके अलावा आप मेंस के सिलेबस से गो थ्रू होने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपका पीवाईक्यू कहलाता है। पीवाईक्यू कुंजी है इस परीक्षा को पास करने की, बशर्ते वो आपका प्रीलिम्स हो, वो आपका मेंस हो या जो भी चीज हो। तो आप उसको पीवाईक्यू को पहली बात पूरी तरीके से एनालाइज करें, और आपको एनालाइज पीवाईक्यू का जो करना है, जो कि मैंने किया था, मैंने ईयर वाइज एनालिसिस नहीं किया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी, वो वाली मिस्टेक मैंने नहीं की। मैंने पेपर वाइज एनालाइज किया। 2018 से आयोग ने जो मेंस है वो रिटन फॉर्म में करवाना शुरू करा है। पहले ऑब्जेक्टिव होता था, तो जैसे हिस्ट्री का है तो मैंने पेपर वाइज उठाया GS1। तो GS1 18 से लेके 2023 तक के सारे पेपर एनालाइज करे। वो पैटर्न को मैंने देखने की कोशिश करी कि वो सब्जेक्ट को कैसे चेंज कर रहा है, पैटर्न को किस तरीके से सब्जेक्ट में क्वेश्चन चेंज कर रहा है, क्या वो नए नए टॉपिक्स को उठा रहा है, किन टॉपिक्स को वो
ईयरली रिपीट कर रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा कि 2019 के क्वेश्चन 2022 में एज इट इज उठा दिए, तो हमें ये भी पता चलता है उससे कि वो क्या क्या चीजें रिपीट करेगा। आपकी उसमें थीम एनालाइज आप कर पाएंगे, आप पैटर्न को उसके एनालाइज कर पाएंगे, या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कैच कर पाएंगे कि आयोग कैसे कैसे प्रश्नों का स्तर उठा रहा है, किन किन नए टॉपिक्स को वो इसमें कैच कर रहा है, आप ये PYQ में कैच कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रिसोर्सेज है। तो हम रिसोर्सेज पे बात करें तो मैंने जो मेंस के रिसोर्सेज हैं मैं बहुत ज़्यादा नहीं भटकी थी, क्योंकि एक प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ कि हमारे पास बेटर क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर जो ज़्यादातर कंटेंट है हिंदी मीडियम के वो क्या है कि इंग्लिश के जस्ट ट्रांसलेशन है, गूगल ट्रांसलेशन हमें मिलते हैं, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि आयोग की जो भाषा है, हमें भाषा का बहुत ध्यान रखना है, अपने व्यवहारिक जीवन में भी उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके मेंस में काम आनी है, वो आपके इंटरव्यू में काम आनी है। तो हमें ऐसे सोर्सेज से बचना है, इस तरह के रिसोर्सेज से बचना है जिनकी भाषा अच्छी ना हो, क्योंकि वो हमारी मेंस आंसर राइटिंग की भाषा को खराब करता है। तो मैं जो जिन पे डिपेंड रही थी, मैंने द IAS अब जो MK यादव सर का है वो मैंने मेंस के लिए ज्वाइन किया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था उनके बारे में। तो उनका जो कंटेंट था मैंने सिर्फ वो पढ़ा था, और उसके अलावा PW ओनली IAS का जो कंटेंट था, जो उसकी प्रहार सीरीज रहती है, वो मैंने पढ़ी थी। वो मेरी अवेलेबल थी, हस्बैंड के ही नोट्स थे, तो मैंने उन्हीं से वो सारी चीजें पढ़ी थी। बस मैं ये 2 सोर्स पे रिलायबल रही थी जिससे मैंने सारा कवर किया। अब जो मैंने स्टार्टिंग करी थी वो मैंने एक्चुअली जैसा कि प्रीलिम्स की तरह मैंने बताया कि मैंने ये भी रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी। मेंस का कंटेंट मैंने पहले बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बस मैंने एक चीज़ कर ली थी जो मैं पिछले प्रीलिम्स में मिस्टेक में कर रही थी। मैंने मेंस की तैयारी पहले करी थी, इस बार प्रीलिम्स उठाने से पहले। चूंकि मैं प्रीलिम्स पहले 2 बार से दे रही थी तो पढ़ तो रही थी मैं उसको, उसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं दिख रहा था, बट मैंने एक नई चीज़ अपनाई थी कि मैंने मेंस शुरू किया था। तो प्रीलिम्स भी स्टार्ट करने से पहले मैंने मेंस को देखा और उसकी मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले जो सबसे मुख्य हर्डल वो यही था, क्योंकि मुझे ये बाद में ये रियलाइज हुआ कि अगर मेरा प्रीलिम्स पास आउट भी हो जाता है तो मैं मेंस में क्या लिखूंगी। 3 महीने इनफ नहीं होते हैं वो सारा सिलेबस पढ़ने के लिए, और वो जो सबसे मेन चीज़ है आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने पहले वो अपनी मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी पहले ही। उसमें मैं हफ्ते में या ऑल्टरनेट डेजेस पे 2, 3, 4, 5 प्रश्न ऐसे लिखती थी। भले ही मैं देख के लिखती थी, लेकिन मैं लिखती थी उसको। जब प्रीलिम्स आया तो मैं 3 महीने पहले प्रीलिम्स पे पूरा ऑनेस्टली उस पे शिफ्ट कर गई थी। प्रीलिम्स पास आउट करने के बाद मैं अपने इसमें मेंस की तैयारी मैंने वापस से शुरू करी। तो उसके बाद चूंकि गैप बहुत लंबा होता है, कई बार डेट्स नहीं आती है। 2024 में यही हुआ था कि रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगा था। दिसंबर में प्रीलिम्स हो गया था, रिजल्ट हमारा 28 फरवरी को जाके आया था। तो उस बीच में मैं थोड़ा थोड़ा मेंस का पढ़ने लग गई थी, और चूंकि मुझे पता चल गया था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी, जो आंसर की के माध्यम से मुझे पता था कि प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैंने मेंस का अपना ज्वाइन कर लिया था, यही IAS अब। तो जो मेरी इसमें जो सर की मेंस साइंस ऑफ आंसर राइटिंग थी उसकी मैं प्रैक्टिस करती थी, और सिलेबस मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें 2 चीजें रहती हैं, यही जो मैं बताना चाह रही हूँ कि एक है कि आप प्रीलिम्स के बाद शुरू करें या हम प्रीलिम्स के पहले ही शुरू कर ले। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि प्रीलिम्स से पहले मैंने अपने ऊपर जो अप्लाई किया वो बात मैं बता रही हूँ कि प्रीलिम्स से पहले थोड़ा थोड़ा आप मेंस पढ़ना शुरू कर लें, क्योंकि आपका रिजल्ट जब आ जाएगा, आप जब पास आउट कर जाएंगे प्रीलिम्स, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 28 फरवरी को जब रिजल्ट आया था उसके बाद 1 मार्च से मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेली 5 आंसर्स लिखूंगी, और ये मैंने डे 1 से लेके मैंने 25 जून तक लिखा था। 29 जून से मेरे एग्जाम स्टार्ट था, और मैंने लगातार विदाउट एनी डे गैप मैंने वो सारे पेपर लिखे थे। अगर कभी ऐसा होता था कि बीच में कुछ और चीजें आ जा रही है, कि कुछ काम आ गया या घर की कोई चीजें आ गई हैं, तो मैं इकट्ठे कर लेती थी वो क्वेश्चन। मेरे 10 क्वेश्चन हो गए, 15 हो गए या 20 हो गए, तो मैं उनको डिवाइड कर लेती थी, जो भी क्वेश्चन रहते थे। फिर मैं डेली 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करके बस मैं लिख के ही सोती थी। तो ये मेरा एक रूटीन था। तो मेंस निकालने का एक जो अल्टीमेट रास्ता है वो आंसर राइटिंग ही है। भले ही आप कितना कंटेंट इकट्ठा कर लें, भले ही आप कितना भी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें,
पास आउट आपका पेपर होगा आंसर राइटिंग से, आपकी फिंगर मेमोरी बिल्ड हो जाएंगी, आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाएंगे क्वेश्चन लिखने के लिए। आपको कोई भी जो प्रश्न है वो आपको एक होता है ना सिनॉप्सिस लिख के छोड़ दें, आप प्लीज सिनॉप्सिस ना लिखें, हर एक प्रश्न को पूरा लिखें, शुरू से लेके उसकी इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक आपको वो पूरा प्रश्न को लिखना है। और इसके अलावा आपको कुछ एक चीजें जो प्रीलिम से मेन से पहले कर लेनी है, मीन्स प्रीलिम से पहले जो आपको प्रिपेयर कर लेनी है इस टाइम में, जैसे अभी है, अभी दिसंबर में प्रीलिम्स होना है, फिलहाल आपका जून स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें 1-2 महीने, आप 2 महीने ऐसा कर सकते हैं जो आपके वीक पेपर्स हैं मेंस के, आप उनको प्रिपेयर कर लें। वो जो वीक पेपर है उनके चाहे आप नोट्स बना लें या क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप उसको कलेक्ट करके रख लें, ये आपकी चॉइस है जैसे भी आपको लग रहा है। और अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो जो PYQ एनालाइज करिए उससे आप थीम बेस्ड नोट्स बनाइए, एक ही पेज रखिए, एक टॉपिक के लिए, एक थीम के लिए एक ही पेज रखिए, उसमें आप एक इंट्रो अपना रख के चलिए, आप उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स हो सकते हैं या उसमें क्या आपके सुझाव हो सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, सपोज आपने चार्टर एक्ट पे नोट्स बनाए तो जो सिटीजन चार्टर है उसका आप क्या एक फैक्ट बेस्ड जो इंट्रो रहेगा वो आप उसको लिखें, उसमें लिख के रख लें, 1 या 2 इंट्रो आप लिख लें, क्योंकि कई बार होता है कि सेम टॉपिक के 2-2 प्रश्न भी आयोग पूछ लेता है, तो आप 2 इंट्रो बना के रखें। उसके अलावा एक माइक्रो डायग्राम बना लें, जो कि मैं सर के गाइडेंस में कर रही थी, MK सर के, तो इनका जो तरीका था वो यही होता है कि पहले आप 3 से 3.5 लाइन का इंट्रो लिखें, उसके बाद आप एक माइक्रो डायग्राम बनाएं। माइक्रो डायग्राम बेसिकली हमारा एक वैल्यू एडिशन है जो हम अदर स्टूडेंट से अलग जाके उस टॉपिक में हम एग्जामिनर को दे रहे होते हैं, ताकि वो हमारे 0.25 या 0.5 तो नहीं, 0.25 का मैक्सिमम हमारा मार्जिन आता है, 0.25 से हम मार्क्स को गेन करते हैं। तो माइक्रो डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। मेन बॉडी हमारी डिपेंड्स है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, उसके आधार पर उसको तोड़ेंगे 1 या 2 पार्ट में। उसके अलावा जो रहता है उसके बाद हम उसमें एक वे फॉरवर्ड जरूर लिखेंगे और उसके बाद हम उसमें कंक्लूजन लिखेंगे। उससे पहले हम एक फॉर्मूला भी दे देते हैं, वो सर का एक इनोवेशन है जो मैंने भी अपनी आंसर राइटिंग में अप्लाई किया था। हम बीच बीच में राइट साइड पे कुछ डायग्राम्स बना देते हैं, जैसे कि कुछ केस स्टडीज डाल दी, अदर स्टेट की डाल दी, सपोज कि MP की लाडली बहन योजना हमने डाल दी, इस तरह की केस स्टडीज डाल दी। और जो मेन बॉडी रहेगी उसको पॉइंट वाइज सब लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, जो एक स्पेसिफिक प्रशासनिक शब्दावलियां होंगी, एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे, जो जिससे उस कीवर्ड से वो टॉपिक जो वो बिंदु है वो अपने आप ही एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा। उस हर टॉपिक में हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल ताकि उसको ऑथराइज कर सके, हम ऑथेंटिकेट करें अपनी बात को, क्योंकि हम एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि जो भी हमारी बात हो वो अथॉरिटेटिव वे में जाए। आप सपोज करिए, आप जब भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक अधिकारी हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके पास में कोई मुद्दा आया है, कोई समस्या आई है, आपको उस पर कुछ कंटेंट लिख के देना है। बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे से शब्दों में, क्रिस्प शब्दों में लिख के देना है कि उन छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में सारी बात समझ में आ जाए। आपको आगे नोटिंग करनी है, आपको अपने सीनियर को वो रिपोर्ट लिख के भेजनी है, आप कैसे लिखेंगे? तो ये चीज आप जब इमेजिन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें आएंगी, आप उनको ऑथेंटिकेट भी करेंगे। आप हवाई लफाजी नहीं कर सकते अपने सीनियर के आगे। तो यही सोचिए कि जो एग्जामिनर है वो आपका सीनियर है, उसने आपको एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक को ऑथेंटिकेट करके कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में, प्रशासनिक शब्दों में आपको, और जो एकेडमिक वोकैबुलरीज होती है वो उसको आप एनरिच करें। उनको एनरिच करने का तरीका यही है कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी शब्द बोल रहे हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि मेंस टाइम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आपको कई बार नहीं ध्यान आता कि आप क्या चीज लिख रहे हैं, कई बार आपको शब्द नहीं ध्यान आते। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी ना डेली लाइफ प्रैक्टिस होती रहे, आप अच्छे शब्दों को बोलें, अच्छे शब्द पढ़ें। उसके लिए आप कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने जो सरकारी शब्दावली है उसके लिए व्हाट्सएप पे चैनल मैंने ज्वाइन कर लिए थे, जैसे एक UP CM वाला चैनल है, माई गवर्नमेंट चैनल है। तो जो भी इसमें लेटर्स आते थे उस मैसेज में मैं डेली उनको पढ़ती थी सारे, वो चूंकि सरकारी शब्दावली रहती थी उसको मैं डेली रात को पढ़ के सोती थी, जिससे मेरी जो वोकैबुलरी है वो एनरिच हो रही थी। तो वही वोकैबुलरी आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। अब आगे जो आपका एग्जाम है, आपका प्रीलिम्स पास आउट हो गया, आपका मेंस का एग्जाम आ गया है, वो आपकी टाइमिंग शुरू हो गई है। तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक तो पहले ध्यान रखिए कि डेट कब आए।
आप अपने टाइम पूरा, कि आपके पास 3 महीने का टाइम है या आपके पास 4 महीने का टाइम है, तो वो पहले नोट डाउन कर लें। आप अपने सामने लगा लें कि इतने दिन मेरे पास बचे हुए हैं, कि 120 दिन है या जितने भी दिन आपके, उसके बाद मेंस होना है। अब उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको आंसर राइटिंग डेली करनी है। भले आपको 3 चीजें डेली करनी है। आपको कोई सब्जेक्ट उठाना है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज जा रहे हैं या थीम वाइज जा रहे हैं, जैसे भी आप जा रहे हैं, वो आपको डेली पढ़ना है। आपको डेली रिवीजन भी करना है कुछ कुछ चीजों का, और आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। ये 3 चीजें तो मस्ट है। इसके अलावा जो कुछ कुछ चीजें आपको करनी रहेंगी, वो है कि आप जो फैक्ट हैं, जो जिनके हम उदाहरण डालेंगे, जो हमारे उत्तर को ऑथेंटिकेट करेंगे, वो फैक्ट और वो डाटा आप लिख के सामने पेस्ट कर लें अपनी वॉल पे और डेली पढ़ें। सरकार की जो जो योजनाएं चल रही है, वो यूपी गवर्नमेंट की योजना हो, भारत की योजना हो, या फिर अदर स्टेट की कुछ प्रमुख योजनाएं हो, उनको बाइफरकेट करके लिख लें और उन योजनाओं को डेली पढ़ें। जो आप डाटा पढ़ेंगे, जो आप फैक्ट पढ़ेंगे, जो भी आपकी योजनाएं रहेंगी, उनको प्रयास करें अपनी डेली आंसर राइटिंग में उनको पुट करने की, ताकि वो आपको मेन एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपकी फिंगर मेमोरी में बिल्ड हो जाएंगी चीजों को। अब जो डेली आंसर राइटिंग आप करेंगे, उसमें क्या करना है कि एक जो प्रॉब्लम एक आती है कि इवेल्युएटर अच्छे नहीं मिल पाते, अच्छे इवेल्युएशन नहीं हो पाता है, तो प्लीज ये सोच समझ के आप टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर सके तो करें, जहाँ पे आपको अच्छे इवेल्युएटर मिल सके, वहां पे, है ना, वो आपकी कॉपी को ठीक से चेक कर सके। जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैंने प्रीलिम से पहले, जहां मैंने एक जगह लगाई थी मैंने टेस्ट सीरीज, तो वहां पे मैं पहले पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिख रही थी, जो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम जो टॉपर्स की कॉपी है वो देखते नहीं, इंग्लिश मीडियम टॉपर्स की कॉपी तो हम देखते ही नहीं है, हम बस हिंदी मीडियम के 2-4 बच्चों की देखते हैं और उसी से एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे अभी जो फिलहाल मार्केट में चल रहा है, वो पैराग्राफ फॉर्म नहीं चल रहा है, पॉइंट भी नहीं चल रहा, अभी हेडिंग चल रही है, पॉइंट वाइज हेडिंग, उसमें 2-3 पॉइंट का कंटेंट रहेगा, फिर आपका एग्जाम्पल होगा। तो प्लीज अवेयर रहें कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है उन चीजों से। तो आप अपना जो आंसर राइटिंग है उसको सुधारें, उसको आंसर राइट की फॉर्म में करें और फिर उसको कहीं अच्छी जगह इवेल्युएट कराएं। जो कि मैंने कहा कि प्रीलिम से पहले मैं जहां कर रही थी, मैं बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिख रही थी, 8-8, 10-10 लाइन का पूरा पैराग्राफ बना देती थी, और मैं वहां पे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे कि 12 मार्कर के क्वेश्चन में मैं 6.5-7 नंबर मुझे मिल रहे थे, जो कि 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स। और अब अभी मैं खुद इवेल्युएट करूँ तो मैं उसमें सच में 12 में से खुद को 1 या 2 नंबर दूंगी कि मैंने वो लिखा, सिर्फ इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए। वो कंटेंट अच्छा नहीं था, तो ये भी जरूरी है कि आप ध्यान रखिए कि आपके इवेल्युएटर कौन है। और जहां भी अगर अच्छे इवेल्युएटर भी मिल जाए तो प्लीज बहुत क्रिटिसिज्म में मत जाना है कि हमारी कॉपी चेक हुई नहीं हुई, आप खुद इवेल्युएट करें। मैं डेली 5 आंसर्स लिखती थी, तो डेली 5 आंसर में किसी भी कोचिंग में भेजूंगी तो कोई डेली इवेल्युएट करके नहीं देगा, ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। तो मैं अपने आंसर्स को खुद इवेल्युएट करती थी, डेली के आंसर्स को डेली ही, मतलब पिछले आंसर से इवेल्युएट करती थी कि मैंने क्या चेंजेस करे हैं, उसको मैं दोबारा से चेक करती थी अपने कि मैंने इंट्रो, अच्छा मैंने 4 लाइन का लिखा है, मुझे आधी लाइन और कम करनी है, 5 लाइन कम करनी है, या मैंने जो एग्जाम्पल्स है वो कम दिए हैं, मुझे हर पॉइंट में और एग्जाम्पल डालना है, या मेरा कोई प्रश्न है उसको एक और हिस्से में तोड़ना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो मेंस का क्वेश्चन आएगा वो जरूरी नहीं कि सामने उसके 2 हिस्से दे रखे हैं तो 2 ही हिस्से होंगे, हो सकता है उसके 3 हो। सपोज हमें किसी का महत्व पूछ लिया, कोई टॉपिक है, और उसके बाद उससे चुनौतियां पूछ ली उसने, तो उसने तो 2 ही भाग पूछे हैं, महत्व और चुनौतियां बताएं। लेकिन हम एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमें बनना वही है, तो इमेजिन करें कि हम हैं तो हमारी जो अप्रोच है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। हर चुनौती के बाद हम नेगेटिव मोड पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, हम एक पॉजिटिव डालेंगे, हम उसमें समाधान बताएंगे, हम उसमें वे फॉरवर्ड बताएंगे कि ये आगे की राह है। उसके बाद हम एक भविष्योन्मुखी उसका निष्कर्ष लिखेंगे। और जो आपके आंसर्स हैं जिनका आप सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करें। खुद को बी रूड होना पड़ेगा, आपको खुद को फालतू की शाबाशी ना दें कि मैंने बहुत अच्छा लिख लिया। प्लीज क्रिटिकली इवेल्युएट करें कि इससे ज्यादा बेहतर हम कर सकते हैं। आपको जो होता है ना पढ़ने के, हमें ऐसा लगता है कि हम 7-8 घंटे पढ़ लिए तो हो जाएगा, बट ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ, हमें प्रोडक्टिवली 10 से 12
घंटे निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, उसी हिसाब से हमें अपनी मानसिक क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि दिमाग की क्षमता बहुत है, तो इसीलिए आपने जो भी चीज लिखी है उसमें बहुत ज्यादा शाबाशी खुद को ना दें, क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे इससे और ज्यादा बेहतर मुझे करना है, उस तभी आपके आंसर्स डे बाय डे इम्प्रूव होने शुरू होंगे। आप इसमें एक अंतर ये भी देख पाएंगे कि आप अगर 5 आंसर डेली लिख रहे हैं तो आपके पहले आंसर और 5वें आंसर में अंतर है। इसके साथ साथ हमें कंटेंट इंप्रूवमेंट के साथ, फॉर्मेटिंग इंप्रूवमेंट के साथ ये भी ध्यान उसमें रखना है कि हमने कितने टाइम बाउंड में वो क्वेश्चन को लिखा है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें टाइम बाउंड होकर ही वो प्रश्नों के उत्तर वहां पे देने, अदरवाइज पेपर पूरा नहीं होगा। ये भी एक नया चैलेंज है। हम सिनॉप्सिस बना के, जैसे कि कई कोचिंग्स वाले बोलते हैं कि एंड के 2-3 क्वेश्चन में सिनॉप्सिस, पॉइंट वाइज सिनॉप्सिस बना के आ जाइए, ऐसे पेपर पास नहीं होगा। हो भी गया तो आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप जो मॉक्स लगा रहे हैं, जो डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो आप एफएलटीज ही लगाएं, 12 मार्कर लगाएं। एफएलटीज नहीं लगा पा रहे हैं, 5-5 आंसर्स लिख रहे हैं, तो प्लीज 12 मार्कर लगाएं। 12 मार्कर की ही प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज्यादा हो सके, बीच बीच में आपको लगता है कि आपको कंटेंट को कम करने में अगर समस्या होती है तो आप बीच में 8 मार्कर क्वेश्चन 1-2 की प्रैक्टिस कर लें 2-3 दिन पे, लेकिन 12 मार्कर की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसके अलावा एक जो चीज करनी है ना आंसर राइटिंग में, वो ये है, कोई रिलैक्सेशन नहीं देना है। मुझे 5 आंसर लिखने हैं तो मुझे 5 लिखने हैं, मुझे 20 आंसर लिखने हैं तो मुझे 20 लिखने हैं। आप ऐसा प्लीज ना करें कि ठीक है 5 का मैं टारगेट बना के चलूं कि चलो आज 2 ही कर देती हूँ, कल से 5-5 हो जाएंगे। ऐसा ना करें। कोई रिलैक्सेशन, कोई खुद पे ज्यादा दया नहीं करनी है। आपको बहुत निर्दयता से अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या ना, आप यहाँ पे 100 करोगे तो एग्जाम में जाके आपका 65 ही होना है। वो बहुत सारा एग्जाम का प्रेशर हो जाता है। कोई बड़ा हॉल हो गया तो वहां पे बहुत सारी गैदरिंग है, कभी मौसम अच्छा नहीं है, बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। हो सकता है आपकी तबीयत खराब आ जाए, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैक्सिमम जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करें। रही आपकी नोट्स की बात, तो नोट्स कैसे बनाएं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि मेंस के नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो नोट्स का देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्टली मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरी मल्टीपल चीजें चल रही थी। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मेरी पीएचडी भी चल रही थी, मैरिड हूँ तो मेरा घर भी था, और उसके साथ में प्रिपरेशन भी थी। तो मेरे पास नोट्स प्रिपेयर करने का बहुत टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया था, जो भी मैं कंटेंट पढ़ रही थी, साइड में या नीचे उसकी जगह होती थी, वहां मैं पॉइंट वाइज में चीजें लिख देती थी जो इंपॉर्टेंट रहते थे। अब जैसे इथिक्स का तो एक ही नोट्स होगा, तो इथिक्स की मैंने जो पूरा बुक मैंने पढ़ी थी, मैंने ये आईएएस सबके नोट्स ही पढ़े थे, तो उसमें मैंने सब वहीं पे छोटा छोटा बड़े कंटेंट को छोटा छोटा पॉइंट वाइज करके लिख लिया था उसको। इसके अलावा मैंने, मेरे जो नोट्स थे वो सिर्फ आंसर राइटिंग ही थी। मैंने जितनी भी करी थी, मेरे 800-1000 के आसपास मेरे जो प्रश्न उत्तर लिखे हुए थे सारे फॉर्म में, सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने कॉपीज बना ली थी, उसी तरह से करी थी। तो मेरे नोट्स ये बने हुए थे। लेकिन हालांकि मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने नोट्स प्रिपेयर करे होते तो मैं, हो सकता है एसडीएम होती। जो मेरी मिस्टेक्स रही, मेरी मिस्टेक्स में इसमें बोलूंगी एक तो ये थी कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, मैं मैगजीन पे ज्यादा रिलायबल थी। मैं कोचिंग्स के जो न्यूज़पेपर डिस्कशंस आते हैं उन पर रिलाय ज्यादा किया, और मैंने जो नोट्स रहते हैं वो नहीं प्रिपेयर करे, जो लास्ट मोमेंट पे शायद होने चाहिए। तो ये मैं बोलूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज करिए, अगर आपके पास टाइम है तो। और इसके अलावा जो मैं तैयारी कर रही थी यही आईएएस सबसे, तो सर के कुछ एक मेथड है, मेथड ऑफ साइंस ऑफ आंसर राइटिंग है, उसमें वो कुछ टेम्पलेट्स बताते हैं। वो बहुत साइंटिफिक मेथड है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं पर्टिकुलरली बोलूंगी, ज्वाइन कर सकते हैं तो करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है। हाँ, ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएंगे, बहुत ओवरलोडेड लगेगा, बहुत मेंटली आपको प्रॉब्लम होगी, उससे इरिटेशन भी होगी कि सर का जो तरीका है वो बहुत वैज्ञानिक तरीका है, बहुत अलग तरीका है, और उसको हिंदी मीडियम में उतार पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके अपने तरीके आप निकालें, जो सर का प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करके कर सकते हैं आप। जैसे उनका कुछ टेम्पलेट्स रहते थे, मुझे स्टार्टिंग में टेम्पलेट समझ में नहीं आए हर टॉपिक के। जैसे उन्होंने एक क्राफ्ट ट्री का टेम्पलेट बनाया है, चुनौतियों के लिए पिट्स का टेम्पलेट बनाया है, या मैक्रो इकोनॉमिक टेम्पलेट, ये ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स थे। मतलब वो एक फॉर्मेटिंग होती है जो फिक्स होते हैं, आप ऐसे करके उन्हें कुछ टॉपिक वाइज याद कर लीजिए, आपका प्रश्न आता है आप उठा के ऑटोमेटिकली रेडी सोल्यूशंस हैं वो।
तो आप उनको उस प्रश्न में पेस्ट कर दें, जिससे आपको आपका समय बच जाता है, ताकि जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता वहां आप उनको यूज कर सके। तो मुझे ये नहीं आ रहा था, मेरे पास टाइम कम था, मुझे समझ में कम आ रहा था, तो मैंने उसका अपना एक तरीका निकाला। जो भी टेम्पलेट्स थे उनको एक पेज पे लिखे, उनके 5-5 एंटोनियम सिनोनियम जो प्रशासनिक, सरकारी और अकादमिक शब्दावलियां होती हैं उनका प्रयोग करते हुए वो 5-5 लिखे वर्ड्स और वॉल पे पेस्ट कर दिए। फिर मेरा यही काम था कि जो भी मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी उन्हीं शब्दों को उठाती थी और शब्दों अपने आंसर में पिरो देती थी। वो करते 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 4 महीने में मेरा ये आदत हो गई थी कि मैं उन्हीं शब्दावलियों का यूज कर रही थी, जो मेरा यहाँ फायदा हुआ। तो आप जो भी जा रहे हैं, आप अगर उधर जा सकते हैं, ये सब में जाए, या कहीं और आप जा सकते हैं तो किसी और इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं तो करिए। लेकिन जो भी आप है, आप उसको ट्रस्ट करके अपने जो गाइडेंस है, ये जो भी आपका तरीका है उस पर आप ट्रस्ट करके फॉलो करें। और जो चीज नहीं आ रही है तो उसका एक मल्टीपल वो मतलब एक होता है ना ऑप्शनल, उसका एक तरीका निकाल के जाए, बजाय कि उसको पूरी तरह से इग्नोर करने के। मेंस के लिए जरूरी बात एक ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। जैसा कि पहले भी बताया, थीम वाइज चीजें इकट्ठे करें। एक अगर आप नोट्स बना सकते हैं, 1 पेजर बनाइए मैक्सिमम। वो पेज होता है ना, वो पीछे की तरफ भी फ्लैप ना करे, वो भी करे तो मजबूरी में ही कुछ बहुत जरूरी डाटा फैक्ट हो तो लिख लें, अदरवाइज एक ही पेज पे रखें, क्योंकि उतना ही कंटेंट जाता है, उससे ज्यादा आपका आगे नहीं जाता है। और मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मैं अपने मेंस के दौरान एक और कैंडिडेट से मिली थी, तो उसका कहना ये था, मतलब मैंने पूछे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो उसके थे 17-18। तो उसका वो बहुत नॉर्मल वे में बोला है कि 1-2 क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं। तो मेरा ये था कि 1-2 क्वेश्चन भी नहीं छूटता है, आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं छूटना है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहिए। आप घर पे ही इस चीज के 20 क्वेश्चन की एफएलटीज की भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं, 15-16 क्वेश्चन नहीं करने। ये भी सोच के नहीं चलना है कि मेरे 15 या 16 हो गए तो वहां पे जाके तो 20 हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। 15-16 नहीं, आपको 20 ही करने, 19 भी नहीं करने। वो 20 के 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है। आपके वो 3 घंटे के गैप में बैठ के, 3 घंटे का जो आपका टाइमिंग रहेगा उसमें टाइम स्पेसिफिक होके आप बैठिए और प्रिपेयर करिए। इसके अलावा एक होता है कि एग्जाम टाइम में, मीन्स में एक टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम आती है, जो कि मेरा फर्स्ट मीन्स था तो मैं इसमें कर रही थी। हुआ क्या है, आपको कई बार ना क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। मुझे एक चीज एग्जाम टाइम में, मेरे डे 1 के फर्स्ट एग्जाम में हिंदी में मुझे पता चली जब मैं लिख रही थी कि लास्ट के आधे घंटे की जब बेल लगती थी तो मेरा पेन रुकता था, मैं नहीं लिख पाती थी। मतलब मुझे एक शब्द लिखने में, अगर मैं और लिख रही हूँ तो मेरा 5 बार पेन रुक रहा है उस प्रेशर में आके। तो उसका मैंने एक डिसीजन ये लिया था। उसके बाद से जब मैंने जीएस के आंसर राइट करने स्टार्ट करी, तो मैं स्टार्टिंग से पहले पेपर पूरा ठीक से पढ़ती थी अच्छे से कि क्या क्या क्वेश्चन है, उनको मैं मार्क करती थी कि कौन से मुझे 100% आ जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे कम आ रहे हैं। मतलब वो 4 भाग में आपके डिवाइड हो जाएंगे। एक 100% में डिवाइड होगा, एक होगा कि आपको उसका आधा हिस्सा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तीसरा होगा कि आप सिर्फ उस शब्द से अवेयर हैं प्रश्न के, और चौथा है जिसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है। तो मैं इसमें जो काम कर रही थी, मैंने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करा था कि जो पहला घंटा लगता था, 3 घंटे का जो पहला घंटा लगेगा, उसमें पहली जो बेल बजेगी उस वक्त मैं 12वें या 13वें क्वेश्चन पे होती थी। ये मेरा टारगेट था। जब मैं 12वें 13वें पे मैं बहुत स्पीड में लिखती थी, जो मुझे 100% क्वेश्चन आते थे, और रुकती नहीं थी। मतलब एक तो मैंने राइटिंग का भी ये नहीं किया था कि पहले क्वेश्चन में बहुत मैंने चमका दिया सोने जैसा और लास्ट में जाके बिल्कुल ही घास काट दिया, ऐसा मैं नहीं करती थी। मैंने मध्यम राइटिंग रखी अपनी शुरू से लेके एंड तक, ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि शुरुआत में ये टाइम ज्यादा ले रहा है और लास्ट में जाके समय ही नहीं बचा पा रहा। उसको दिखे कि ये जो कैंडिडेट है ना, ये टाइम मैनेजमेंट जानता है। ये हमारी वो जो एग्जामिनर है, आप ध्यान इस बात का रखिए कि वो आपको साइकोलॉजिकली रीड कर रहा है, आपके आंसर्स के थ्रू, आपके लिखने के तरीके के थ्रू, आपकी राइटिंग के थ्रू। तो मैंने अपनी राइटिंग एक समान रखी थी शुरू से लेके एंड तक। तो मैं पहले प्रश्न को लिखना चालू करती थी, जब पहली बेल बजती थी तो मैं 11वें 12वें 13वें प्रश्न पे होती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट घंटी लगती थी मेरी, तो उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और जो एंड के मेरे 45 मिनट्स रहते थे ना, मैं वो उतना सेव कर लेती थी कि उन 45 मिनट्स में मैं वो वाले प्रश्न सॉल्व करती थी जिसमें मुझे ज्यादा सोचना है। अब मैं उसको सोचने में, अब आप सोचिए कि जो प्रश्न मुझे सोचना है और मुझे बहुत कम आ रहा है उसमें, लेकिन मैं उसको एक अच्छी फ्रेमिंग में पिरो देती थी।
उससे जिससे एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगता था कि इसको ये प्रश्न बिल्कुल आता ही नहीं। तो मेरा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो बिलो एवरेज गया। मेरे हर आंसर एवरेज, एटलीस्ट जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था वो मेरे एवरेज स्तर का था। बिलो एवरेज मेरा एक भी उत्तर नहीं गया है। तो उसको आप अच्छी फॉर्मेटिंग में पिरो सके ताकि वो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा कैच ना करे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद भी मैं अपने 5 मिनट मैंने हर प्रश्न में हर पेपर में मैंने अपने 5 मिनट सेव कर लिए। ये भी आपके टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, क्योंकि मैं 4 महीने से लगातार लिख रही थी तो मेरी राइटिंग बहुत फास्ट हो चुकी थी। मेरे हाथों पे वो फ्रेमिंग चढ़ चुकी थी अपने आप ही कि मतलब ऑटोमेटिकली जो एग्जाम्पल्स वगैरह हम सोचते हैं कि एग्जाम्पल हर एक पॉइंट में कैसे आ सकता है, मेरे 3-4 प्रश्नों के बाद में शायद 1 या 2 ही प्रश्न पॉइंट ऐसा बचता था जिसमें एग्जाम्पल नहीं हो। रेयर ही ऐसा हो रहा था, नहीं तो मेरे हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल्स थे और वो 5 मिनट सेव हो रहे थे। उस 5 मिनट बचे हुए 5 मिनट में मैं पूरा पेपर वापस से पढ़ती थी, अपने आंसर जहां मिस्टेक्स हो रही थी, जो शब्द गड़बड़ हो रहे थे उनको ठीक करती थी, या बाकी का अलंकरण करा, जैसे कोई बॉक्स में बंद कर दिया, मैंने कुछ ग्राफ्स बनाया उसको अच्छे से बना दिया, उसके बॉक्स में कवर कर दिया, या अंडरलाइन मैंने नहीं करी है तो वो अंडरलाइन कर दी। ये सारा प्रोसेस मैंने बचे हुए 5 मिनट में किया है। तो आपको बस मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा कोचिंग के ट्रैप्स वगैरह में नहीं फंसना है। अल्टीमेटली पेपर आपकी अपनी मेहनत से ही निकलेगा। आप खुद जितना ज्यादा, वो होता है ना कि जितना ज्यादा आप इस तैयारी में तप लेंगे, आपको एग्जाम टाइम में, वो तो 4 दिन का युद्ध है ना, उसमें आपको ज्यादा खून बहाना नहीं पड़ेगा। सिंपली बस ये चीज आपको रखनी है। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी, जो मेरा ओवरऑल अनुभव रहा उसके आधार पे, कि परिस्थितियों को दोष नहीं देना है। वही वाली बात कि ये सपना आपका है, आपको ही इसके लिए मेहनत करनी है। बहुत सारी चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी, जैसे बीइंग अ मैरिड गर्ल, मैं एक उसमें अलग चुनौतियां बताऊंगी कि क्योंकि मेरी नई नई शादी थी, नई नई चीजें थी, न्यू चैलेंजेस थे, नई फैमिली थी, नहीं समझ पा रही थी, और ये एग्जाम भी निकालना था। 3 ही साल मेरी शादी को हुए हैं, 23 में शादी हुई थी और 24 वाला ये पेपर ही था। तो स्टार्टिंग में फैमिली के साथ मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको जज भी कर रहे हैं, आपको लोग कुछ और टॉन्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है। इग्नोर इसलिए करनी है क्योंकि आपका सपना बड़ा है, क्योंकि आपको जीवन में कुछ करना है, वो आपको उद्देश्य बड़ा करके रखना है, तभी आप इग्नोर कर पाएंगे। जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके पेरेंट्स बाय बर्थ पेरेंट्स हो, या आपके इन लॉज हो, सब सपोर्ट में आ जाएंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कोई शिकायतें नहीं रह जाती हैं, कोई नाराजियां नहीं रह जाती हैं, सब कुछ सब बेहतर हो जाता है। बस शिकायतें ना करें, ईमानदारी से आप इस परीक्षा की तैयारी करें, पूरी ऑनेस्टी रखें अपने साथ, पूरी तरह से आप पूरा क्रिटिकली खुद को इवैल्यूएट करें। ये परीक्षा पास जरूर होगी। जिस भी प्रोसेस से जा रहे हैं, जिस भी पाथ से जा रहे हैं, वो पाथ पे ट्रस्ट करें। अगर आपको कोई मेंटोर कर रहा है तो प्लीज ट्रस्ट ऑन योर मेंटोर। पहले उसको चेक कर लें कि वो सिलेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसा ना हो कि आपको मेंटोर ऐसे मिल जाए किसी कोचिंग के थ्रू कि उन्होंने खुद कभी मेंस ना लिखा हो। तो जिसने मेंस नहीं लिखा वो आपको नहीं बता सकता, जो उस ट्रैक पे ना आ रहा हो। तो पहले अच्छे से देख लें अपने रिसोर्सेज को, अपनी कोचिंग को, या अपने जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो गाइडेंस दे रहे हैं वो करें। और अल्टीमेटली तो ये परीक्षा सेल्फ स्टडी से ही निकलेगी। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट रही थी IAS हब में, मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी, मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्टली कि उधर से मैं चाहती तो क्लास करती, मैं चाहती तो क्लास नहीं करती। हस्बैंड मेरे जॉब पे रहते थे दिन में, तो मैं चाहती तो नहीं पढ़ती, बट मेरी एक जवाबदेहिता मैंने तय करी मेरे हस्बैंड से। वो जब ऑफिस से आते थे तो मुझसे हमेशा पूछते थे कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई की, और अगर मैंने 1 घंटे पढ़ी हो तो मैं ईमानदारी से 1 ही घंटा बताती थी, अगर मैं 10 घंटे पढ़ी हूँ तो 10 घंटे ही बताती थी, मैंने कोई झूठ नहीं रखा इसमें। तो आपको किसी के प्रति जवाबदेहिता रखनी पड़ेगी, अपने प्रति रख सके ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, रख सके तो रखें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए इसमें बताना चाहूंगी कि जो इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन है वो मेंस के रिजल्ट की बात नहीं होती है। इंटरव्यू आप जिस दिन से इस परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं उस दिन से ही आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे वहां पे तो वो आपसे कोई भी फैक्ट भी पूछ सकते हैं, आपसे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और ओवरऑल वो आपको जज कर रहे होते हैं, आपका जो भी पर्सनैलिटी है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपकी अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड है या नहीं है, या आप शिकायतों पे ज्यादा जाते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो जो बोर्ड है वो जैसा कि सब बताते भी हैं, वो एक कलेक्टिवली
70-80 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप झूठ बोलेंगे, आप अगर कोई ईमानदारी नहीं रखेंगे, वो आपको तुरंत कैच कर लेते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी आपकी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है और जब आपका मेन डे आता है कि आपका मेंस का रिजल्ट आ गया है, तो उसके बाद में आप कुछ मॉक्स ले सकते हैं। जैसे मैंने ज़्यादा मॉक्स तो नहीं लिए थे क्योंकि जैसा कि मुझे बताया था, मेरे हस्बैंड ने भी बताया था और भी जो सिलेक्टेड और ऑफिसर्स थे जिनसे मेरी बातचीत करवाई थी मेरे हस्बैंड ने, तो उनका भी कहना ये था कि जो हम मॉक्स लेते हैं ज़्यादातर कोचिंग्स में वो फ़ायदा नहीं करता है। तो मैंने एक मॉक्स IAS सब में दिया था और एक UPPCS टॉक्स चैनल है जो SDM है प्रतीक्षा मैडम और सर हैं, उनके गाइडेंस में वो चैनल चलाते हैं अपना, मधुर सर। तो उन लोगों के संरक्षण में मैंने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करी थी। तो वहाँ पे मैंने एक मॉक दिया था, ऑनलाइन मॉक दिया था और ये 2 मॉक्स मैंने दिए थे और बाकी प्रिपरेशन मैंने खुद ही करी थी। मैं एक्चुअली मिरर प्रैक्टिस करती थी अपने इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। जो भी थॉट्स या जो भी क्वेश्चंस मेरे मैं अपने सोच पाती थी, उनके मैं आंसर देने की प्रैक्टिस करती थी। तो इंटरव्यू मेरा जो हुआ था वो 10 मार्च को रहा था। संजय श्रीनित सर, चेयरमैन सर जो है, उन्हीं के बोर्ड में मेरा पढ़ा था। लास्ट कैंडिडेट थी मैं मॉर्निंग शिफ्ट में। अच्छा इंटरव्यू था मेरा, 35 मिनट्स के अराउंड इंटरव्यू चला था। तो एक उसमें मोटा मोटी मतलब 30-32 क्वेश्चन के आसपास मेरे से पुट अप हुए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस चेयरमैन सर ने पुट किए थे मेरे से। तो मेरे जो क्वेश्चंस थे वो बहुत डाइवर्स क्वेश्चन थे। ऐसे कुछ स्पेसिफिकली मेरे से कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जैसे राष्ट्रभाषा क्या होती है और नागरिकता क्या है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता में क्या अंतर है, इस तरह के मेरे से प्रश्न पूछे गए थे। और जो मेरा, चूंकि मास्टर्स मेरा हिंदी में है और हिंदी से ही मैं PhD कर रही हूँ, तो एक कैंडिडेट के जो क्वेश्चंस थे वो एक जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे जो पूछा था, वो एक कविता पूछी थी कि वीर रस की आपकी क्या कविता है वो सुनाए। तो इंटरव्यू के लिए बस यही है कि आप ऑनेस्ट रहें और ईमानदार रहें और आप ईमानदारी से आपको जो प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं वो आप बता दें। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मत बताइए, उनको सॉरी कर दीजिए। सॉरी आप बोल सकते हैं उसमें आराम से, वो कोई प्रेशराइज नहीं करते। और जो बोर्ड रहता है, एक्चुअल बोर्ड, वो बहुत कॉर्डियल बोर्ड रहता है, वो बहुत ज्यादा आपको ग्रिल नहीं करते हैं। हाँ, ग्रिल के लिए 1-2 मेंबर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो एक कोई सिनारियो दे। जैसे मुझे एक सिनारियो दिया था डिलिमिटेशन का और 7-8 क्वेश्चन उसके लगातार पुट अप कर लिए थे, जिसमें से मैं बताते टाइम, चूंकि थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है, तो बताते टाइम में मेरे को बस 4 या 5 क्वेश्चन ही याद आ पाए थे। 2-3 क्वेश्चन मैं भूल गई थी कि क्या उन्होंने पूछा, तो मैंने सॉरी बोल दिया था। तो आप ज्यादा प्रेशर में उसके इसलिए इंटरव्यू में ना आए, बहुत ईमानदारी से अपना इंटरव्यू दें। और उसकी प्रैक्टिस आपकी डेली लाइफ की प्रैक्टिस है। जो आपके इथिक्स में हम वैल्यूज पढ़ते हैं कि एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक जो सिविल सर्वेंट है उसके अंदर, तो उन चीजों की आप प्रैक्टिस करें, उन चीजों को फॉलो करें, वही आपकी रिफ्लेक्ट होंगी इंटरव्यू के टाइम में। थैंक यू।